वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल काव्या इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन का दूसरा लेक्चर करेंगे। कल किसी वजह से हो नहीं पाया था क्योंकि कल लाइट नहीं आई थी, इस वजह से आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन का दूसरा लेक्चर करेंगे। हमने पहला लेक्चर कर चुके हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का, आज दूसरा लेक्चर करेंगे और दूसरे लेक्चर को आज स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, दूसरे लेक्चर में हमें आज क्या पढ़ेंगे। मैं आज पढ़ाऊंगा तुम्हें प्रक्षेप गति के प्रकार बताऊंगा, उसके बाद प्रक्षेप पथ का समीकरण बताऊंगा। तो देखो, सबसे पहले प्रक्षेप गति का जो हमारा पार्ट है वो 2 है और टोटल लेक्चर की बात करें तो 26 है। अब देखो, प्रोजेक्ट गति यानी कि प्रक्षेप गति की बात करें, किसकी? प्रक्षेप गति के प्रकार। प्रक्षेप गति के प्रकार हम क्या पढ़ेंगे? प्रक्षेप गति के प्रकार। इंग्लिश में इसे कहते हैं टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी कि इसे इंग्लिश में कहते हैं टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अब बात करते हैं कि प्रक्षेप गति कितने प्रकार की होती है। तो ध्यान रखना, मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनना कि जो प्रक्षेप गति होती है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। अब देखो कौन कौन सी होती है। नंबर 1 होती है, वो होती है तुम्हारी तिर्यक प्रक्षेप गति। तिर्यक प्रक्षेप गति। कौन सी? तिर्यक प्रक्षेप गति। और नंबर जो 2 होती है वो होती है नत समतल पर प्रक्षेप गति। नत समतल पर प्रक्षेप गति। और जो नंबर 3 होती है वो होती है तुम्हारी क्षैतिज प्रक्षेप गति। कौन सी? क्षैतिज प्रक्षेप गति। यानी कि ये 3 प्रकार की गति होती है। यानी कि 3 प्रकार की गति कैसी होती है? प्रक्षेप गति के प्रकार कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? नंबर 1 तिर्यक प्रक्षेप गति, नंबर 2 नत समतल पर प्रक्षेप गति और नंबर 3 क्षैतिज प्रक्षेप गति। यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, कोई क्वेश्चन पूछने लायक नहीं है। बस यही है कि प्रक्षेप गति कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? तिर्यक प्रक्षेप गति, नत समतल पर प्रक्षेप गति, क्षैतिज प्रक्षेप गति। अगर हमें इनके बारे में पढ़ना नहीं है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पुट ऑफ नहीं होता है। लेकिन जो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा प्रक्षेप पथ का समीकरण। क्या है? प्रक्षेप पथ का समीकरण। प्रक्षेप पथ का समीकरण, यानी कि अगला जो टॉपिक है वो है प्रक्षेप पथ का समीकरण। ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और एक एक क्वेश्चन को बताऊंगा कि कहाँ से कैसा क्वेश्चन बनता है, याद रखना। तो देखो, मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था, इसमें जब प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाया था तो बताया था कि इसमें 2 घटक होते हैं। बोले तो 2 अक्ष लेते हैं। कितने? 2 अक्ष लेते हैं। एक लिया एक्स अक्ष और एक लिया वाई अक्ष। ये मान लो वाई अक्ष है, ये मान लो एक्स अक्ष है। इतना क्लियर? अब मैंने आपको बताया था कि यहां से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो कुछ इस कदर जाता है, कुछ इस तरह पाथ बनाता है। इतना मैंने आपको बताया था। यू वेलोसिटी से फेंकते हैं, यानी कि ये यू वेलोसिटी से जाता है। यू वेलोसिटी से याद रखना, ध्यान से समझना मेरी बात को। यहाँ से ही हर क्वेश्चन का हलवा बनाऊंगा, यहाँ पे ही हर क्वेश्चन हलवा बनेगा। देखो, यहाँ पर ही तुम्हारा उड्डयन काल होगा, यहाँ पर ही क्षैतिज परास होगी, यहाँ पर ही हाइट होगी, यहाँ पे ही सब कुछ देखने को मिलेगा। इसको ध्यान से समझना। देखो, हमने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, यहाँ से यू वेलोसिटी से थ्रो किया और ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा पाथ बनाता है। तो देखो, ये ऑब्जेक्ट है वो थीटा कोण पे फेंक रहा है, थीटा कोण पे फेंक रहे हैं, यानी कि इसे हम थीटा कोण पर फेंक रहे हैं ऑब्जेक्ट को। इतना क्लियर? अब देखो, मैं यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के यानी कि इस वेलोसिटी के कंपोनेंट बनाना चाहता हूं, यानी कि कंपोनेंट बोलो तो घटक बनाना चाहता हूं। मैं इस वेलोसिटी के घटक बनाना चाहता हूं और वो घटक मैं 2 बनाऊंगा। बोले तो 2 घटक बनाऊंगा। एक एक्स अक्ष की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट बनेगा उसे मैं बोलूंगा हॉरिजेंटल कंपोनेंट, बोले तो क्षैतिज घटक। और जो
वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट बनेगा उसे मैं बोलूंगा वर्टिकल कंपोनेंट, जिससे बोलता ऊर्ध्वाधर घटक। यानी कि इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट बनेगा वो क्या बनेगा, हॉरिजेंटल कंपोनेंट, हॉरिजेंटल कंपोनेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं क्षैतिज घटक। क्या कहते हैं, क्षैतिज घटक। अब देखो ये तो एक्स अक्ष की डायरेक्शन में हो गया हॉरिजेंटल कंपोनेंट, लेकिन वाई अक्ष की डायरेक्शन में बोले तो वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा। कौन सा बनेगा, यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा वर्टिकल कंपोनेंट। शॉर्ट में लिख देता हूं वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे जो एक्स अक्ष की डायरेक्शन में बनेगा, एक्स अक्ष की डायरेक्शन में बनेगा वो वर्टिकल हॉरिजेंटल कंपोनेंट बनेगा। वो होगा कितना, तो जिसके साथ थीटा कोण बनाते हैं वो कंपोनेंट होता है यू कॉस थीटा। कितना होता है, यू कॉस थीटा। तो यहाँ पर लेंगे हम यू कॉस ऑफ थीटा, यानी कि यू कॉस थीटा। लेकिन किसकी डायरेक्शन में बोले तो एक्स अक्ष की डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट निकाल लिया हमने, यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा। यानी कि हॉरिजेंटल जो कंपोनेंट निकला, एक्स अक्ष की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट निकला वो क्या निकला, यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा। अच्छा, मैं यहीं पर वर्टिकल कंपोनेंट की बात करूं तो किसकी डायरेक्शन में, वाई की डायरेक्शन में, और जिसके साथ थीटा नहीं बनता वो कंपोनेंट रहते हैं यू साइन ऑफ थीटा। यानी कि यू बराबर हुआ यू साइन थीटा, यू साइन थीटा। अब देखो हमने दोनों कंपोनेंट को बना लिया, इतना क्लियर। अब देखो कल मैंने आपको बताया था ये ऑब्जेक्ट यहाँ से हम थ्रो कर रहे हैं, यहाँ से पहुंचते पहुंचते यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया बोले तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया। ये इसका क्या है, मैक्सिमम हाइट है, बोले तो इसका ये क्या है, मैक्सिमम हाइट है। यानी कि इसका ये क्या है, मैक्सिमम हाइट है। अब देखो जब ये यहाँ से यहाँ तक गया होगा, यहाँ से यहाँ तक पहुंचा होगा, बोले तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा होगा, तो कोई ना कोई समय लगा होगा, कोई ना कोई टाइम लगा होगा। मान लो जो टाइम लगा वो t1 है, ध्यान से समझना। मान लो वो टाइम लगा वो कितना है, t1 है। अब यहाँ से इतना टाइम t1 है तो यहाँ से इतना टाइम मान लो ये कितना है, t2 है। कितना है, t2 है। लेकिन अगर मैं यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में टोटल टाइम की बात करूं, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में टोटल टाइम की बात करूं, तो मैं मान लेता हूं जो टोटल टाइम है वो कैपिटल T है। कितना है, कैपिटल T है। अब देखो ये u वेलोसिटी है, मैं u वेलोसिटी के मैक्सिमम हाइट पर कंपोनेंट बनाना चाहता हूं, बोले तो घटक बनाना चाहता हूं। इस u वेलोसिटी के इस मैक्सिमम हाइट पर कंपोनेंट बनाना चाहता हूं, बोले तो घटक बनाना चाहता हूं। तो यहाँ पर इसके दो घटक बनेंगे, बोले तो कितने घटक बनेंगे, दो कंपोनेंट बनेंगे। एक तो एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट बनेगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा। एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट बनेगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा। ये जो कंपोनेंट होगा वो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा, जिसे हम यू एक्स से लिखते हैं, यू एक्स से लिखते हैं यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा। तो यू एक्स बराबर कितना होगा, यू कॉस थीटा। लेकिन ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो यू वाई से लिखा जाता है, वो था यू साइन ऑफ थीटा। कितना था, यू साइन ऑफ थीटा। लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट एक वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, इसका तो अस्तित्व यहाँ पर समाप्त हो गया, बोले तो इसका काम खत्म हो गया। तो ये मैक्सिमम हाइट पे जाके कितना हो जाएगा, जीरो। कितना हो जाएगा, जीरो। यहाँ से क्वेश्चन तैयार हो गया। प्रोजेक्टाइल मोशन में वर्टिकल कंपोनेंट का मान हाईएस्ट पॉइंट पर कितना होता है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्रोजेक्टाइल मोशन में वर्टिकल कंपोनेंट का मान हाईएस्ट पॉइंट पर कितना होता है, जीरो होता है। लिख लेना यहाँ पे जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, लिख लेना प्रोजेक्टाइल मोशन, हिंदी में लिख लो प्रक्षेप्य गति में वर्टिकल कंपोनेंट बोले तो ऊर्ध्वाधर घटक का
हाईएस्ट पॉइंट पर मान शून्य होता है। क्वेश्चन तैयार हो गया। यानी कि प्रक्षेप गति में वर्टिकल कंपोनेंट का हाईएस्ट पॉइंट पर मान कितना होता है? 0। कितना होता है? 0। लेकिन जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है बोले तो यू cos थीटा होता है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट बोले तो वो नियत रहता है। क्या रहता है? नियत रहता है। ये कभी चेंज नहीं होता। यहाँ से यहाँ पे पहुंच जाएगा, यहाँ से फिर नीचे आएगा, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, लेकिन यू cos थीटा चेंज नहीं होगा। ये यू cos थीटा ही रहेगा। बोले तो जो क्षैतिज घटक होता है, जो कंपोनेंट होता है हॉरिजेंटल कंपोनेंट, वो नियत रहता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो नोट करके निकलो। अगला क्वेश्चन कि प्रक्षेप गति में जो नियत रहती है राशि, उन्हें लिख लो। प्रक्षेप गति में एक तो तुम्हारा क्षैतिज घटक नियत रहता है। क्षैतिज घटक जिसे बोलते हैं हॉरिजेंटल कंपोनेंट, यू cos थीटा। और दूसरी जो होती है यांत्रिक ऊर्जा, क्या होती है? यांत्रिक ऊर्जा, ये भी नियत रहती है। और बात करें त्वरण की, तो ये भी नियत रहता है। ये क्या रहते हैं? नियत रहते हैं। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रक्षेप गति में क्या क्या नियत रहता है। तो एक तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट यू cos थीटा नियत रहता है, एक यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है, और एक त्वरण नियत रहता है। बाकी की जो वैल्यू होती हैं वो चेंज होती हैं। तो ये वाला भी नोट पॉइंट लिख लो। चेंज वैल्यू कौन कौन सी होती हैं? तो नोट पॉइंट 3 तो चेंज जो होंगी, एक तो सबसे पहले यू sin थीटा, बोले तो वर्टिकल कंपोनेंट जिसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर घटक। और बात करते हैं त्वरण को छोड़ के, वेग भी चेंज होगा, गतिज ऊर्जा भी चेंज होगी। ये तुम्हारे क्या होंगे? संवेग भी चेंज होगा। इनके मान क्या होते हैं? परिवर्तित होते हैं। यानी कि ये कैसे होते हैं? चेंज होते हैं। किसमें? प्रोजेक्टाइल मोशन में। यानी कि यहाँ से हमें कितने क्वेश्चन देखने को मिले कि जो यू sin थीटा यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट होता है, वो उसकी जो हाईएस्ट पॉइंट पे मान होता है वो 0 होता है। लेकिन क्षैतिज जो घटक है, बोले तो हॉरिजेंटल जो घटक है, वो नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। और कांस्टेंट क्या रहता है? यांत्रिक ऊर्जा कांस्टेंट रहती है, और त्वरण कांस्टेंट रहता है, और क्षैतिज घटक यू cos थीटा कांस्टेंट रहता है। किसमें? प्रोजेक्टाइल मोशन में। लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन में चेंज क्या होता है? एक तो ऊर्ध्वाधर घटक जैसे वर्टिकल कंपोनेंट बोलते हैं, एक संवेग होता है, एक वेग होता है, और यांत्रिक ऊर्जा, ये क्या होते हैं? चेंज होते हैं। अब देखो, इतना क्लियर। अब मैं इस चीज पे आता हूं जिसे हम पढ़ रहे थे, प्रक्षेप पथ का समीकरण। देखिए, रटना एक अलग बात है, समझना अलग बात है। मैं आपको एक एक टाइप से निकालना सिखाऊंगा कि आखिर में ये कैसे निकलता है प्रक्षेप पथ का समीकरण। एक चीज मुझे बताइए, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, बोले तो जो प्रक्षेप में गति है वो मोशन अंडर ग्रेविटी है कि नहीं? यानी कि गुरुत्व के अधीन गति है कि नहीं? बिल्कुल है। कल बताया था, बिना ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रोजेक्टाइल मोशन को कभी नहीं किया जा सकता। तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी है। जो त्वरण होगा वो इसका किधर होगा? नीचे की ओर होगा। और त्वरण कौन सा होगा? स्मॉल g होगा कि नहीं होगा? होगा। अब देखो, मैं यहां से सबसे पहले मैं लिखता हूं x अक्ष की डायरेक्शन में, x अक्ष की दिशा में। सबसे पहले जो कंपोनेंट लेता हूं x अक्ष की दिशा में निकालता हूं। एक बात देखना, x अक्ष की डायरेक्शन में चली गई दूरी मैं मान लेता हूं कि x है। कितनी है? x है। अब मुझे एक बात बताइए कि दूरी बराबर होता क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। तो दूरी हमने x मान ली x अक्ष की डायरेक्शन में। किसमें? x अक्ष की डायरेक्शन में। तो हमने जो दूरी मानी, तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल। तो इसने चाल कितनी चली? ux। कितनी चली? ux मल्टीप्लाई चाल गुणा समय।
टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम कितना है, कैपिटल टी, कितना है, कैपिटल टी। इतना क्लियर। अब देखो x बराबर यू, एक्स की वैल्यू कितनी है, यू कॉस ऑफ थीटा इंटू टी। क्या मैं यहां से टी की वैल्यू निकाल सकता हूं, कैपिटल टी बराबर एक्स अपॉन यू कॉस ऑफ थीटा। इस समीकरण में किसी को दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं हुई होगी। हमने यहाँ से कैपिटल टी की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब देखो मैं ऐसे ही वाई अक्ष की दिशा में निकालूंगा, वाई अक्ष की दिशा में, वाई अक्ष की दिशा में। देखो वाई अक्ष की दिशा में देखना, मैं यहां से एक इक्वेशन से निकाल रहा हूं, दूरी वाई ले ली, वाई बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकालूंगा। इस समीकरण से निकालूंगा तो देखो y बराबर यू, यानी कि कौन सा कंपोनेंट, y अच्छे में तो यू वाई, कौन सा यू वाई, टी का कैपिटल टी प्लस 1/2। ध्यान से समझना, यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। ये क्या है, ए त्वरण है, लेकिन ये तो मोशन अंडर ग्रेविटी है, तो इसमें त्वरण ए नहीं होता है, जी होता है। लेकिन जी होता है, जी की दिशा डायरेक्शन नीचे की ओर है, और यू वाई है, यानी कि वाई अक्ष की दिशा में जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो ऊपर की ओर है, और जो त्वरण है वो नीचे की ओर है। डायरेक्शन विपरीत होगी, साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे विपरीत का माइनस लग जाएगा, ए की जगह हो जाएगा जी, और टी की जगह हो जाएगा कैपिटल टी स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ। अब देखो y बराबर यू वाई की वैल्यू यू ऑफ साइन थीटा, यू साइन ऑफ थीटा, टी की वैल्यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। इतना क्लियर। क्या मैं यहां से जो टी की वैल्यू निकाली थी यहाँ पे रख सकता हूं, बिल्कुल। तो y बराबर यू साइन थीटा, टी की वैल्यू क्या है, x मल्टीप्लाई x अपॉन यू कॉस थीटा, इतना क्लियर, माइनस 1/2 जी की जगह जी, टी स्क्वायर की जगह टी का मान और स्क्वायर कर दो, टी का मान एक्स स्क्वायर कर दिया x, यू का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। इतना क्लियर। यू से यू कैंसिल, y बराबर x साइन बट्टे कॉस टेन थीटा, x टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यही होता है प्रक्षेपवक्र का समीकरण। मैंने बताया था रटना एक अलग बात है और एक समझना अलग बात है, तो मैंने आपको क्लियर करके बताया है कि कहाँ से ये समीकरण निकलता है। पहले एक्स अक्ष की डायरेक्शन में निकाला, वाई अक्ष की डायरेक्शन में निकाला, हमने समीकरण टी की वैल्यू पुट कर दी, और ये हमारा जी निकल आया, प्रक्षेपवक्र का समीकरण निकल आया। यही होता है प्रक्षेपवक्र का समीकरण। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, ये सारी कंडीशन समझ में आए होंगे, ये नोट पॉइंट जो क्वेश्चन बने हैं वो समझ में आए होंगे, और आपको इक्वेशन निकालना भी समझ में आया होगा। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा टॉपिक है उड्डयन काल बोले तो टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसको नोट करना चाहो तो नोट करो, वरना मैं रिलीज करता हूं और आगे चलता हूं। हम पढ़ेंगे आज टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल क्या होता है। तो देखो उड्डयन काल को भी मैं आपको ऐसे बताऊंगा, बिल्कुल आपको हलवा लगेगा कि क्या है उड्डयन काल और कैसे निकाल के सूत्र। रटवाने को तो रटवा सकते हैं, इसे भी रटवा सकते हैं टीचर कि एक्स जो y बराबर होता है एक्स टेन थीटा माइनस के जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन क्यों, कैसे तो ऐसे होता है ये सिद्ध, और मैंने आपको सिद्ध करके दिखाया कैसे होता है। तो अब मैं चलता हूं आगे, क्वेश्चन भी बताया क्या नियत रहता है, क्या परिवर्तित होता है। अब देखो, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या, उड्डयन काल, जिसे कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इरेज करूं। अब देखो अब हम पढ़ेंगे उड्डयन काल। क्या, उड्डयन काल।
जिसे कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, इसे समझेंगे ये होता क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है। तो देखो सबसे पहले वही बेसिक सी बात, दो कंपोनेंट लेंगे, ये एक्स अक्ष की डायरेक्शन में, ये वाई अक्ष की डायरेक्शन में। हम यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, वो कुछ इस कदर जाता है, कुछ इस कदर बजाता है। उस ऑब्जेक्ट को हम यू वेलोसिटी से फेंकते हैं, थीटा एंगल के साथ जाता है, जो थीटा की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है वो यू एक्स बराबर होता है यू कोस थीटा, और जो वाई अक्ष की डायरेक्शन में होता है यू वाई बराबर यू साइन थीटा। ये तो क्लियर है। लेकिन यहां से इस ऑब्जेक्ट को, अब ध्यान से सुनना, यहां से इस ऑब्जेक्ट को फेंकता हूं, यहां से यहां पर आया, तो यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम लगा इसे t1, कितना t1, यहां से यहां तक पहुंचा t1, और यहां से यहां तक आया हुआ तो मान लो t2, क्या t2 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। जो t1 होगा वो t2 के बराबर होगा, बिल्कुल होगा, t1 होगा वो t2 के बराबर होगा। यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, यहाँ से यहाँ तक पहुंचना दूरी बराबर है, तो t1 बराबर किसके होगा, t2 का होगा। ये तो यहाँ से बात पता चल गई कि t1 बराबर t2 को होगा। अब देखो मैं यहाँ से उड्डयन काल निकालने के लिए मैं एक इक्वेशन यूज करूंगा, वो है फर्स्ट इक्वेशन। क्या है, फर्स्ट इक्वेशन के अनुसार। देखो कैसे, टाइम पीरियड रटने को तो रट सकते हैं, लेकिन कैसे, फर्स्ट इक्वेशन के अनुसार मैं आपको टाइम ऑफ फ्लाइट बताता हूं क्या होता है। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या होती है, v बराबर u प्लस 80, इतना क्लियर। लेकिन देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं, यहां पर इसकी बात करता हूं कि जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके इसका वेग कितना होता है, 0। तो यानी कि v फाइनल कितना होगा, 0 हो गया। यानी कि हाईएस्ट पॉइंट पे v कितना होगा, 0, यानी कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हो जाता है 0। ये तो मैं आपको पीछे भी बता के आया हूँ। ये इसकी हाईएस्ट हाइट है इसकी, यानी कि बोले तो ये अधिकतम ऊंचाई है। इसे मोशन अंडर ग्रेविटी है तो नीचे की ओर एक तरफ लगेगा, जिसे कहते हैं जी। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे v है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी का मान कितना है, 0, हाईएस्ट पॉइंट पर। फाइनल वेलोसिटी का मान है हाईएस्ट पॉइंट पर कितना, 0। अब देखो u वेग कौन सा लेंगे, हम वर्टिकल कंपोनेंट में निकालने हैं, वर्टिकल कंपोनेंट की डायरेक्शन में निकालना है। तो यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट का जो वेग है वो 0 लिया है, तो यहाँ पर इनिशियल जो वेग है वो भी हम कितना लेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट वाला लेंगे। तो यहाँ पर जो इनिशियल वेग होगा वो कितना होगा, u साइन ऑफ थीटा, कितना होगा, u साइन ऑफ थीटा। तो देखो u की जगह u साइन थीटा। अब देखो माइनस, मैंने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये मोशन अंडर ग्रेविटी है और हम वर्टिकल कंपोनेंट की डायरेक्शन में निकाल रहे हैं। वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की ओर है और मोशन अंडर ग्रेविटी में त्वरण होता है स्मॉल जी, वो नीचे की ओर लगता है। डायरेक्शन अपोजिट, साइन चेंज, क्या हो जाएगा, माइनस। ए की जगह क्या आ जाएगा, जी, और टी की जगह टाइम पीरियड बोले तो क्या लेंगे, t1। हम इसकी निकाल रहे हैं पहले, इसकी t1 की। GT1 को मैं इधर लेके आ सकता हूँ, प्लस का हो जाएगा बराबर u साइन ऑफ थीटा, इतना करिए। मैं यहाँ से T1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ u साइन थीटा अपॉन g। इस यहाँ तक कोई दिक्कत, T1 की वैल्यू सबको समझ में आई, T1 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब देखो अगर मैं यहीं से, मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो T1 है वो T2 के बराबर होगा, T1 है वो T2 के बराबर होगा कि नहीं होगा, वहीं पे दिख रहा है T1 T2 के बराबर होगा। तो T1 इतना है तो T2 भी कितना होगा, इतना ही होगा। तो T2 कितना होगा, u साइन थीटा अपॉन जी। T2 भी कितना होगा, इतना ही होगा। लेकिन मुझे निकालना क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट बोले तो इसका टोटल टाइम निकालना है। टोटल टाइम को मैंने कैपिटल T से निकाला था, और टोटल टाइम निकालने के लिए मुझे दोनों टाइम को ऐड करना पड़ेगा। बोले तो T1 प्लस के T2, तो T
कैपिटल बराबर T1 का मान क्या है, U साइन थीटा अपॉन जी, प्लस T2 भी हो जाएगा U साइन थीटा अपॉन जी, U साइन थीटा अपॉन जी प्लस U साइन थीटा अपॉन जी, T बराबर हो गया 2U साइन थीटा अपॉन जी। ये होता है टाइम ऑफ फ्लैट का फॉर्मूला। टाइम ऑफ फ्लैट ये होता है उड्डयन काल। रटवाने को तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा सकता था कि टी बराबर होता है TU साइन थीटा बट्टे जी, लेकिन क्यों, कैसे, प्रूफ, बिल्कुल प्रूफ दिया है मैंने, कैसे, ऐसे। ये होता है टाइम ऑफ फ्लैट का फॉर्मूला, बोले तो उड्डयन काल का फॉर्मूला, कैसे, ऐसे। एक नोट पॉइंट लिख लेना, जो उड्डयन काल है, उड्डयन काल है, उड्डयन काल की वैल्यू है वो वायु प्रतिरोध के कारण बढ़ती है। बोले तो उड्डयन काल वायु प्रतिरोध के कारण, वायु प्रतिरोध के कारण बढ़ता है, बढ़ता है। लेकिन जो परास होती है, जो परास होती है, परास घटती है। परास कैसी होती है, घटती है। यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, फॉर्मूला भी पूछ सकता है, या एंगल दे दे, जी दे दे, वेग दे दे, टोटल टाइम निकलवा ले, टाइम ऑफ फ्लैट निकलवा ले। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज जो मैंने पढ़ाया, प्रोजेक्टाइल मोशन के टाइप्स पढ़ाए, उसके बाद समीकरण निकालना सिखाया, समीकरण से जितने सारे क्वेश्चन बने थे वो बना के दिखाए, और मैंने आपको टाइम ऑफ फ्लैट बताया क्या होता है, कैसे होता है। अब जो आगे हम पढ़ेंगे, ये इसकी बात आई है क्षैतिज परास की, बोले तो परास यानी कि कैपिटल आर, उसकी हम कल की वीडियो में बात करेंगे। अभी इसमें रहने को तो बहुत कुछ है, अब हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे क्षैतिज परास और हाइट क्या होती है, और उससे बनने वाले क्वेश्चनों को ऐसे फोड़ेंगे। तो देखो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल की वीडियो में। और आपको नोट करना चाहे तो नोट कर लेना, अच्छी तरह से समझ लेना, एक बार अच्छे से प्रैक्टिस भी करना, आपको समझ में आ जाएगा। रटने की बजाय पढ़ना सीख लो ढंग से। तो देखो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल। जय हिंद, जय भारत।